मॉर्निंग फ्रेंड्स। फाइल बनाते समय इंटर्नशिप की जब भी फाइल बनाएं तो उसमें मुख्य बातों को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप जो फाइल होती है उसमें एडवोकेट द्वारा सर्टिफाई किया जाता है कि जो भी स्टूडेंट्स है इसको इतने ईयर का एक्सपीरियंस है। तो हम ये बात क्लियर कर लेते हैं कि लॉयर एंड एडवोकेट में डिफरेंस होता है। लॉयर जो होता है उसने LLB कंप्लीट कर ली है या लॉ की पढ़ाई कर रहा है, वो क्या है, लॉयर है। और जिसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोलमेंट करवा लिया है, मतलब एग्ज़ाम पास कर लिया है, तब कोई कोर्ट में उसे रजिस्टर्ड होने के बाद वह एक एडवोकेट की पदवी धारण कर लेता है। तो जब जितने भी लॉयर हैं उनके कोर्सेज में इंटर्नशिप वाला कोर्स शामिल है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो साथ साथ में करते रहेंगे। तो ये इंटर्नशिप का फर्स्ट पेज है। तो ये एक फॉर्मेट के अनुसार मैं बता रहा हूँ। उस सबसे पहले आपको कॉलेज का नाम दिखाई देगा, उसके बाद में सीज़न जिस ईयर में आप LLB कर रहे हैं। तो मैं 2022-23 का है, तो रजिस्ट्रेशन मेरे नंबर ये हैं, तो सीज़न मैंने लिख दिया। अभी एग्ज़ाम रोल नंबर आए हुए नहीं हैं, तो स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम इनको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद में इंटरनल एक्सटर्नल जो है आपको अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा। ये है हमारा सर्टिफिकेट, जो इस बात को शो करता है कि आपको कितने मंथ, कितने ईयर का एक्सपीरियंस है। जितना भी हो आप लिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है, अपना नाम लिखना है, फिर अपने फादर्स नेम लिखना है, सन ऑफ जो भी है। अगर कोई लेडीज़ वुमेन है जो शादीशुदा है तो वो अपने हस्बैंड का नाम लिख सकता है, या हस्बैंड अपनी वाइफ का नाम लिख सकता है, जो भी है, डॉटर ऑफ, सन ऑफ, जो भी है। फिर जो सीज़न है वो लिखना है, फिर रोल नंबर अगर आ जाए तो लिखना है। अब यहाँ पर कितने डेज़ का एक्सपीरियंस है, मेरे को 120 डेज़ का एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने 23 नवंबर 2022 से लगा के 23 मार्च 2023 तक प्रैक्टिस की, बहुत ही अच्छे तरीके से शैलेंद्र कुमार शर्मा जी के निर्देशन में। तो फिर ये पेजेस हैं जो टॉपिक आपने किए हैं, ये कौन कौन से पेज पर है, ये इस बात को शो करते हैं। इन पर ज़्यादा हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इनको बाद में समझा जाएगा, पहले नहीं समझ सकते। अब आता है इंटर्नशिप रिकॉर्ड। इंटर्नशिप रिकॉर्ड में आप कोर्ट में जो भी केस आया है, आपने कोर्ट किस डेट को विजिट किया। तो जैसे कि मैंने 3 जनवरी, मेरे जितने भी केसेस हैं वो रियल केसेस हैं जो इन रिसेंटली हुए हैं, ऐसे नहीं है कि जो फेक हैं, फेक कुछ भी नहीं है। तो मैंने डेट ऑफ विजिट किया था कोर्ट 3 जनवरी 2023 को, और मेरे पास फैमिली कोर्ट का मामला था, तो मैंने नेम ऑफ द कोर्ट लिख दिया, फैमिली कोर्ट, यानी कि पारिवारिक न्यायालय। और ये जो केस नेम था, यानी कि अनुवान, ये था गंगा बनाम नवरत्न का। अब प्रोसीडिंग्स ऑफ द डे, यानी कि आपने इस केस में क्या क्या किया, तो उस प्रक्रियाओं को मैंने बताना है। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये जो प्रक्रिया है, ये सेक्शन 125 CRPC के तहत ये वाद प्रस्तुत किया गया यानी कि माननीय न्यायालय के समक्ष, जिसमें हम प्रार्थी की तरफ, प्रार्थी कौन थी, गंगा, ठीक है ना, प्रार्थी कौन थे, नवरत्न जी थे, और प्रार्थनी कौन थी, गंगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 125 CRPC के अंदर माननीय न्यायालय के समक्ष हमने वाद प्रस्तुत किया, जिसमें प्रार्थी जो नवरत्न था उसने जो है भरण पोषण का मामला था, जो कि गंगा द्वारा किया गया था। तो जो प्रार्थी था नवरत्न,
वो हमारे पास आया और उसने इस बारे में डिस्कस की। तो हमने इस पर एक्शन लिया और उसकी समस्या का समाधान करने के लिए हमने ये जो वाद है वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। इसलिए हमने लिख दिया है शॉर्ट में कि जिससे हम प्रार्थी की तरफ से थे, मतलब नवरत्न की तरफ से थे। प्रार्थी गंगा ने अपने स्वयं तथा 3 बच्चों के भरण पोषण के लिए नवरत्न जो उसका विधिवत पति व भरण पोषण करता है के खिलाफ सेक्शन 125 का दावा प्रस्तुत किया। मान्यालय के समक्ष प्रार्थी गंगा व उसके 3 बच्चे उपस्थित हुए हैं। अब ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई है कोर्ट में, मतलब बातचीत के दौरान, आपने अधिकतर फिल्मों में देखा होगा तो वैसा वहाँ पर कुछ नहीं था। वहाँ पर जितने ज़रूरत लोग हैं 3 से 4 लोग ही मौजूद थे, हम सही थी। तो वहाँ पर क्या होता है कि पेशकार साहब बेटे होते हैं जिनके पास कोज फाइल होती है। उस कोज फाइल में क्या होता है कि डेट और लिखी हुई होती है। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स में क्या होता है, इस उक्त दावा में हमने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के बारे में जानने को मिला कि जो कि भरण पोषण का मामला था। ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, तो आपको केवल इसी तरीके से इस फाइल को तैयार करना है, जो कि एडवोकेट द्वारा वेरीफाई होना अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद में हम जानेंगे नेक्स्ट जो केस है। नेक्स्ट केस था जिस तारीख को हमने डेट विजिट किया था कोर्ट, 5 जनवरी 2023 को, और ये एनआई एक्ट का मामला था, यानी कि विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने ये जो एनआई एक्ट प्रकरण बीकानेर का था। केस नेम अनुमान यानी कि जागृति सूट बनाम दीपक गौड़ का ये मामला था। ये एनआई एक्ट सेक्शन 138 के प्रावधानों के बारे में इसमें जानने को हमने मिला, जिसमें हमने ये उपरोक्त अनुमान प्रकरण में इस मुलजिम अधिवक्ता माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। तो मुलजिम न्यायालय की तरफ से दिनांक 5 जनवरी 2023 का समन नोटिस प्राप्त हुआ था, जिसके तहत मुलजिम को आज की तारीख में न्यायालय के समक्ष अपनी जमानत करवानी थी। अधिवक्ता मुलजिम की तरफ से न्यायालय में अधिवक्ता की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय ने आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया। अब आपको क्या सीखने को मिला, आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया, कुछ क्या सीखा? तो उपरोक्त अनुमान प्रकरण में धारा 138 एनआई के तहत जमानत आवेदन किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मैं बता दूं कि इसमें क्या होता है कि जमानत के तौर पर मुचलके भरवाए जाते हैं, जिससे देखो एक होता है हाजिरी माफनामा कि अगर आप कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं तब क्या होता है कि आपको डेट लेने के लिए वो हाजिरी माफीनामा पढ़ना पड़ता है, जिससे आपको डेट मिल जाती है नेक्स्ट। और एक होता है मुचलका, जिसमें एक प्रकार का बॉन्ड होता है, जिसमें अगर कोई भी उपस्थित नहीं होता है तो उसको इतने का जो जुर्माना है वो भरना पड़ेगा, उसको अपनी संपत्ति का जो है वो ब्यौरा देना पड़ेगा। तो उपरोक्त अनुमान प्रकरण में धारा सेक्शन 138 एनआई के तहत जमानत आवेदन किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। एक तरीके की बेल होती है जिसमें आपको अपनी संपत्ति का सारा कुछ विवरण देना होता है। उसमें कोर्ट ये बताती है कि जब भी आप उपस्थित नहीं होंगे तब आपको इस समस्या का सामना करना पड़ेगा और ये जुर्माना आपको फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट केस है डेट ऑफ विजिट कब किया गया था, 7 जनवरी 2023 को। कोर्ट कौन सा था, ये भी एनआई एक्ट का था, मामला था विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट प्रकरण संख्या 1 बीकानेर। इसमें अनुमान ये था कि करामत अली बनाम मोडी खान। इसमें करामत अली जो है वो हमारे पास आया और कहने लगा कि मैंने 6 लाख रुपए उधार लिए थे, उस प्रकार से मेरा मामला बना, तो मेरी समस्याओं का समाधान करो। तो हमने इस केस को डील किया। तो डील इस प्रकार किया, सेक्शन 138 एनआई एक्ट का परिवाद पेश करना था। तो परिवादी करामत अली की तरफ से हम अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक परिवाद प्रस्तुत किया, जिसमें अभियुक्त मोडी खां के खिलाफ चेक अनादरण के जुर्म को दर्शाया गया, जिसमें अभियुक्त
मोटे खां के खिलाफ चेक अनादरण के जुर्म को दर्शाया गया। करामत अली ने मोटे खां से अपनी पुरानी जान पहचान को देखते हुए 6 लाख रुपए उधार दिए थे, जिसकी भरपाई के लिए मोटे खां ने अपना एक चेक भरकर करामत अली को प्रदान किया था। जब करामत अली ने वह भुगतान वापस तो वह चेक अनादृत हो गया। अब इसमें सीखने को क्या मिला कि माननीय न्यायालय के समक्ष किस तरह से धारा 138 का परिवाद पेश किया जाता है, क्या क्या उसके जरूर दस्तावेज परिवाद के साथ संलग्न किए जाते हैं, सीखने को ये मिला। ये सारे के सारे इंटर्नशिप ऑफ रिकॉर्ड हैं जो कि 10 आपको करने हैं। तो इंटर्नशिप रिकॉर्ड का नेक्स्ट जो केस हमारे सामने आया था वो डेट ऑफ विजिट कब थी, 12 जनवरी 2023 को। नेम ऑफ द कोर्ट विशिष्ट अपर सेशन न्यायाधीश, जो कि पॉक्सो का एक का मामला था। यनवान स्टेट बनाम भारत भूषण का मामला था। इस मामले में हमने बहुत सारी चीज़ें की प्रक्रिया की, जिसमें आज दिनांक 12 जनवरी 2023 को उपरोक्त अनुवान प्रकरण में परिवादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य के स्टेज पर गवाह प्रस्तुत किए गए। गवाह स्वयं पीड़ित 2 बच्चे व महिला ही थी, जिसके साथ अभियुक्त भरत भूषण ने बार बार दुष्कर्म किया था। हम अधिवक्ता मुलजिम की तरफ से हमें गवाहों से जिरह करनी थी। गवाहों का परीक्षण जिरह पूर्ण रूप से कैमरा ट्रायल में किया गया, जो कि सेक्शन 164 CRPC के अंदर का था। जिरह में हमारे द्वारा गवाहों से बहुत महत्वपूर्ण सवाल जवाब किए गए थे। ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, उपरोक्त अनुवान प्रकरण में मुलजिम अधिवक्ता के रूप में किस तरह से अपने पक्ष को बचाने के लिए गवाहों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, सीखने को मिला। नेक्स्ट केस डेट ऑफ विजिट है 18 जनवरी 2023। नेम ऑफ द कोर्ट कौन सा है, अपर सेशन न्यायाधीश फर्स्ट। NDPS एक्ट का मामला था ये, जो कि बीकानेर में। इसमें जमानत आवेदन का पत्र का था, जो कि जेठाराम बनाम स्टेट का ये मामला है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द डे, अभियुक्त जेठाराम पर NDPS एक्ट का मामला चल रहा है, जिसके तहत अभियुक्त सेंट्रल जेल बीकानेर में बंद है। अभियुक्त जेठाराम को न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है। इस मुलजिम अधिवक्ता होने के तौर पर अधिवक्ता जेठाराम की तरफ से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पत्र पेश किया गया, जिस पर मुलजिम अधिवक्ता ने बहस किया तथा मुलजिम को जमानत के लाभ देने का निवेदन किया। ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, उपरोक्त अनुवान प्रकरण में NDPS एक्ट प्रकरण मामलों में NDPS एक्ट के मामलों में जमानत कार्यवाही व देखने को व सीखने को मिला। इस प्रकार से हम ये इंटर्नशिप रिकॉर्ड की फाइल तैयार कर सकते हैं। ये जितने भी हैं वो केस लॉज हैं जो हमें डील करने थे। और इंटर्नशिप रिकॉर्ड का नेक्स्ट केस जो कि है वो हमने डेट विजिट किया था कोर्ट 24 जनवरी 2023। नेम ऑफ द कोर्ट कौन सा था, कोर्ट का नाम लिखना है, विशिष्ट अपर सेशन न्यायाधीश SC/ST का प्रकरण का मामला था, जो कि बीकानेर में द्वारा। तो केस नेम यानी कि अनुवान स्टेट बनाम जेठाराम का ये मामला था। इसमें हमने प्रोसीडिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल की थी कि उपरोक्त जिस डेट को हमने विजिट किया, तो उपरोक्त अनुवान प्रकरण में आज दिनांक 24 जनवरी 2023 को अभियुक्त जेठाराम पर चार्ज लगना था। इस वजह से अभियुक्त जेठाराम को स्वयं माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर होना पड़ा। अधिवक्ता मुलजिम होने के नाते हमारे चार्ज बहस किया गया, जिसमें हमारे द्वारा कुछ ऐसे तथ्य फैक्ट्स रखे गए जिससे यह साबित हो रहा था कि मुलजिम पर इन धाराओं का चार्ज नहीं लगना चाहिए। माननीय न्यायालय ने हमारे इस बहस को सुनते हुए अभियुक्त पर चार्ज लगाया। ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, उपरोक्त अनुवान प्रकरण में मुलजिम पर माननीय न्यायालय द्वारा किस प्रकार से चार्ज लगाया जाता है और किस तरह से मुलजिम अधिवक्ता द्वारा किस तरह से चार्ज बहस किया जाता है, देखने व सीखने को मिला। नेक्स्ट केस जो हमने डेट विजिट किया वो 27 जनवरी 2023। नेम ऑफ द कोर्ट लिखना है, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट NI एक्ट प्रकरण संख्या 2 का मामला था, ये बीकानेर में। तो नेम ऑफ द केस यानी कि अनुवान दुर्गा देवी बनाम राजवीय कंस्ट्रक्शन राज्य वाला था, कंस्ट्रक्शंस का मामला था। जो इसमें प्रोसीडिंग्स ये थे कि
उपरोक्त अनुमान प्रकरण में मुलजिम राजवीर के आज दिनांक 27 जनवरी 2023 को बयान मुलजिम होने थे, जिसके लिए मुलजिम राजवीर को माननीय न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित होना पड़ा। माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण के तथ्यों से ध्यान में रखते हुए मुलजिम राजवीर से स्वयं सवाल जवाब किए, जिस पर अभियुक्त द्वारा प्रतिक्रिया दी गई तथा अपने आप को निर्दोष बताया गया। ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स। उपरोक्त अनुमान प्रकरण में धारा 313 CRPC के प्रावधानों के बारे में जानने व सीखने को मिला। मुलजिम का परीक्षण, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड, यानी कि मुलजिम का परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है, तो ये सीखने को वहाँ मिला जो कि धारा 313 के तहत था। नेक्स्ट केस है, डेट ऑफ विजिट किया था हमने 3 फरवरी 2023 को। नेम ऑफ द कोर्ट है विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट NI एक्ट प्रकरण संख्या 3। केस नेम अनुमान जो है वो समाचार बनाम रमेश बत्रा। उपरोक्त अनुमान प्रकरण धारा 138 NI एक्ट का है, जिसमें जो अंतिम बहस की स्टेज पर नियत है। हम इस मुकदमे में मुलजिम की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। मुलजिम अधिवक्ता होने के तौर पर मुकदमे में अभी तक जो भी कार्रवाई की गई यह हुई, जिसके तहत मुख्य परीक्षण, जिरह आदि सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा अंतिम बहस माननीय न्यायालय के समक्ष परिवादी अधिवक्ता की मौजूदगी में की गई। ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स। उपरोक्त अनुमान प्रकरण में सेक्शन 138 NI एक्ट में किस तरह से अंतिम बहस की जाती है देखने व सीखने को मिला। चेक नदन का ये मुकदमा था। नेक्स्ट केस है 28 फरवरी 2023। नेम ऑफ द कोर्ट विशिष्ट अपर सेशन न्यायाधीश SC/ST एक्ट का मामला था। ये अनुमान जो था मैसर सचदेवा एंटरप्राइजेस बनाम स्टेट का केस था। जो प्रोसीडिंग्स ऑफ द डे। उपरोक्त अनुमान प्रकरण एक अपील है, जिसका मूल मुकदमा अधीनस्थ न्यायालय में निस्तारित कर दिया गया, यानी कि रिपील कर दिया गया था, जिसमें मुलजिम गण को दोषित यानी कि कन्विक्टेड ठहराया गया था, जिसके लिए मुलजिम के अधिवक्ता होने पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसका फैसला आज की तारीख में होना है। अंतिम बहस करने के बाद माननीय न्यायालय ने मुलजिम गण को दोष मुक्त कर दिया गया। ध्यान रखना है कि जब तक कन्विक्टेड नहीं हो जाता है दोषी, तब तक उसको प्रोबेशन पीरियड ऑफ का फ़ायदा भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये न्यायालय के पहली शर्त होती है, फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट जो केस है वो हमने डेट विजिट किया था 28 फरवरी 2023 को ही। नेम ऑफ द कोर्ट है विशिष्ट अपर सेशन न्यायाधीश SC एक्ट बीकानेर। केस नेम अनुमान मैसर सचदेवा एंटरप्राइजेस बनाम स्टेट। ये जो हमने जानने व सीखने को ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट जो केस है वो इसी प्रकार का केस है, सेम ही केस है, बस थोड़ा अंतर है। सेम ही केस था, ये था विशिष्ट अपर सेशन न्यायाधीश, एक सेम ही है, बस वहाँ सचदेवा की जगह यहाँ पर साईं है। तो मैसर साईं एंटरप्राइजेस बनाम स्टेट। उपरोक्त अनुमान प्रकरण एक अपील है, जिसका मूल मुकदमा अधीनस्थ न्यायालय में निस्तारित कर दिया गया था, जिसमें मुलजिम गण को दोषित ठहराया गया था, जिसके लिए मुलजिम के अधिवक्ता होने पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसका फैसला आज की तारीख में होना है। अंतिम बहस होने के बाद माननीय न्यायालय ने मुलजिम गण को दोष मुक्त कर दिया गया। माननीय न्यायालय द्वारा मुलजिम गणों को दोष मुक्त करने के बाद किस तरह से मुलजिम गण की तरफ से जमानत मुजल्लकी प्रस्तुत की गई देखने व सीखने को मिला, जिसकी बात मैं पहले से कर रहा था। नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो क्लाइंट आपके सामने आते हैं तो आप क्या करते हैं, मतलब उनसे किस प्रकार की डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उसके बारे में। तो पहले आपके सामने कौन सा क्लाइंट है, तो मैंने किसी भी क्लाइंट को ध्यान में रखते हुए लिख लिया। मैंने करामत अली का, क्योंकि ये केस काफ़ी ठीक था, मतलब सरल था, इतना कोई था नहीं, क्योंकि उधार लिए थे उसने 6 लाख रुपए। तो ये 5 जनवरी 2023 का ये मामला सेक्शन 138 NI एक्ट का था, जिसमें हम पूर्व में भी इसके बारे में जान चुके हैं। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं। फिर नवरत्न का मामला था, जो कि प्रार्थनी गंगा के द्वारा हमने जिस केस में डील की थी, वही है जो आप पूर्व में पढ़ चुके हैं, अपने भाषा में लिख सकते हैं। मैंने अभी अपनी भाषा में लिखा है, एकदम सरल लैंग्वेज में लिखा है, कोई हार्ड नहीं है। अपने ही लैंग्वेज में लिखना है, किसी अन्य की लैंग्वेज में नहीं लिखना है।
ये भी मैंने अपने ही लैंग्वेज में लिखा है, जो जानकारी मैंने कलेक्ट की है, क्योंकि ये प्री ट्रायल प्रिपरेशन है कि ट्रायल होने से पूर्व किन किन प्रोसीडिंग्स का सामना किया जाता है, जिनमें आपको ध्यान में रखने की बात होनी चाहिए। जिससे मैंने लिखा है कि कब आपने प्री ट्रायल किया था। मैंने 2 केसेस को ध्यान में रखते हुए मूल रूप से प्री ट्रायल केस को इंगित किया है, जो कि 28 फरवरी 2023 के ही थे। ये इस प्रकार की डील है। इस प्रकार मैंने इंटर्नशिप की फाइल को तैयार किया था। धन्यवाद। आप देख सकते, आपने बहुत कुछ जानने को सीखने को मिला कि इंटर्नशिप की फ़ाइल तैयार कैसे करते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।